हेलो। हाँ भैया, सभी प्यारे छात्रों को गुड इवनिंग। राधे राधे। सब लोग जुड़ जाइए बेटा। सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का फिर एक बार स्वागत है। आप जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। शुभम कुशवा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सत्यवान भैया राम राम गुरुजी बेटा, राम राम बेटा। अमित राम राम बेटा। सब लोग आ जाइए, कक्षा आरंभ करें। खुश रहो बेटा ऋषि त्यागी, खुश रहो बेटा। जल्दी से सब लोग आ जाइए बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बेटा आज मंडे है और आज हम जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे। सैटरडे को हमने करंट अफेयर्स की चर्चा की थी आप लोगों से, काफी कुछ टॉपिक हमने करंट के लिए थे, है ना। तो आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक चल रहा है, हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है एमपी सामान्य ज्ञान में, और हम इतिहास के एसेंट और मेडिवल 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और अभी आधुनिक काल एमपी का चल रहा है। और उसमें हम रियासतें पढ़ रहे थे। उसमें एक रियासत थी होलकर, जिसके बारे में आपने पढ़ा था। होलकर रियासत ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद सिंधिया रियासत जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और सिंधिया रियासत के बाद हम पढ़ेंगे भोपाल की रियासत। ये वो टॉपिक हैं जिनमें से मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो और पेपर सॉल्व किए होंगे तो होलकर वंश के बारे में हम पूरा अध्ययन कर चुके हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होगा ऐसा हमारा विश्वास है। बनाए रखें इसे आप, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाए होलकर वंश में, फिर हम सिंधिया वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए तो बताएं पहला प्रश्न, होलकर वंश का संस्थापक कौन था। पहला प्रश्न है कि होलकर वंश का संस्थापक कौन था। होलकर वंश का संस्थापक कौन था, यह पहला प्रश्न है, जल्दी से बताइए। होलकर वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी बताइए। मल्हार राव। रूपेंद्र कह रहे हैं मल्हार राव, बिल्कुल सही जवाब है। मल्हार राव होलकर होलकर वंश के संस्थापक थे। मल्हार राव होलकर होलकर वंश के संस्थापक थे, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। आगे बढ़ते हैं। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है, अगला प्रश्न। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है, जल्दी बताइए। दूसरा प्रश्न है ये, मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है बेटा, जल्दी बताइए। ये दूसरा प्रश्न है, आंसर नहीं आया अभी। हाँ बेटा, भिंड में ही है, भिंड के आलमपुर में, बहुत बढ़िया। आरती चौहान ने बताया है भिंड के आलमपुर में। अमित कोटिया, लक्ष्मण सिंह, निशा, सत्यभान, सभी के आंसर सही हैं, भिंड के आलमपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अहिल्या घाट, अहिल्या घाट कहां पर स्थित है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। अहिल्या घाट मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, ये अगला प्रश्न है। महेश्वर, लक्ष्मण कह रहे हैं महेश्वर में, बहुत बढ़िया, महेश्वर में ही है। अहिल्या घाट
महेश्वर में है। महेश्वर। ओके, एक प्रश्न और। अहिल्या घाट से मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव शुरू होता है? उत्सव कौन सा होता है? अगला प्रश्न है बेटा, अहिल्या घाट से मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव आरंभ होता है? अगला प्रश्न है बेटा, महेश्वर से निमाड़ उत्सव, ऋषि त्यागी बोल रहे हैं निमाड़ उत्सव, बहुत बढ़िया। निमाड़ उत्सव आरंभ होता है। निमाड़ उत्सव का आरंभ अहिल्या घाट से होता है। और ध्यान रखें कि जो है महेश्वर घाट नर्मदा का सबसे बड़ा घाट है। राइट। चलिए एक प्रश्न और पूछ रहा हूं, होलकर वंश से। अहिल्याबाई की समाधि कहाँ है? अहिल्याबाई की समाधि कहाँ है? चलिए ये पांचवा प्रश्न है, पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि अहिल्याबाई होलकर की समाधि कहाँ है? अहिल्याबाई होलकर की समाधि कहाँ है? इंदौर में। बहुत बढ़िया, रूपेंद्र कह रहे हैं इंदौर में है। इंदौर में है। एक प्रश्न और पूछूंगा, मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का नेपोलियन, मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहते हैं? रूपेंद्र कह रहे यशवंत राव। अभी एक आंसर आया है केवल जो सही है। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। यशवंत राव होलकर, बहुत बढ़िया। यशवंत राव होलकर को बोलते हैं बेटा, किसको बोलते हैं? यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर को मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारे बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आरती चौहान, राजा कर्ण को नहीं बोलते, उसे बोलते हिंद का नेपोलियन। हिंद का नेपोलियन बोलते हैं उसको। ये एमपी का नेपोलियन है। राजा कर्ण को हिंद का नेपोलियन बोला जाता है। ये हम पढ़े थे। चलिए तो बेटा आज अपन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में सिंधिया वंश के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधिया रियासत के बारे में चर्चा करेंगे। होलकर वंश समाप्त हो चुका था। चलिए बहुत बढ़िया। ये बेटा सिंधिया रियासत मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है, पता होगा आपको। और आज हम सिंधिया के बारे में राणोजी सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य और इनसे भी आगे महाआर्यमान सिंधिया, यहां तक चर्चा करने वाले हैं। महाआर्यमान सिंधिया यहां तक चर्चा करने वाले हैं। ओके, अब देखिए ग्वालियर से उज्जैन तक फैली इस सिंधिया रियासत के बारे में बहुत सारी
दिलचस्प जानकारियां हैं जो हमारी परीक्षा में भी बहुत सारी पूछी जाती हैं। आपको पता है इस रियासत में प्रारंभ की कई पीढ़ियों तक बच्चे गोद लेकर वंश आगे बढ़ाना पड़ा। इसी में राणोजी सिंधिया जब स्टार्ट हुआ 1726 में, राणोजी के बाद महादजी सिंधिया जो है सिंधिया वंश के शासक बने थे। ये इस वंश के पहले स्वतंत्र शासक थे। इनके भी कोई बेटा नहीं हुआ, जबकि महादजी ने 9 शादियां की बट बेटा नहीं हुआ, तो इनको भी बच्चे गोद लेना पड़ा, है ना। इसके बाद जो इनका बच्चा था दौलत राव सिंधिया, ये भी गोद लिए गए थे। दौलत राव ने भी जनकोट जी को गोद लिया, यानी कि 4 पीढ़ियों तक बच्चे गोद लेकर वंश आगे बढ़ाना पड़ा। इनका एम्पायर उज्जैन से लेकर ग्वालियर तक फैला हुआ था। उज्जैन से ग्वालियर तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। 1726 में राणोजी सिंधिया ने या राणोजी को मालवा की सूबेदारी मिली, मालवा की सूबेदारी प्राप्त हुई थी। उसके बाद ये वंश आगे बढ़ता गया और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वंश के जो है अभी हैं, और इनका बेटा है महारमान सिंधिया। यहां तक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संस्थापक, चलिए संस्थापक कौन है बेटा? राणोजी सिंधिया। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया हैं। संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया। और टाइमिंग है 1726 ईस्वी। 1726 ईस्वी संस्थापक हैं इसके। बेटा क्या है? संस्थापक हैं। राणोजी इसके संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सिंधिया हैं वो सूर्यवंशी हैं। पहली बात तो क्या है, ये सूर्यवंशी हैं। और इनके ध्वज पर, इनका जो ध्वज है, झंडा है, उस पर सर्प छपा हुआ है। बेटा क्या छपा हुआ है? सर्प छपा हुआ है। हाँ, तो ध्यान रखें, सिंधिया सूर्यवंशी हैं और इनके ध्वज पर सर्प छपा हुआ है, या सर्प का निशान है। और सिंधिया उन राजाओं में से हैं, सिंधिया रियासत उन राजवंशों में से एक है जिनको 21 तोपों की सलामी लगती थी। 21 तोपों की सलामी लगती थी बेटा। 21 तोपों की सलामी लगती थी सिंधिया वंश के राजाओं को। सिंधिया वंश के राजाओं को 21 तोपों की सलामी लगती थी। ये भारत के 5 राजाओं को प्राप्त था। ये राजाओं को मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और बड़ौदा, और 5वें सिंधिया हैं। 5वें सिंधिया हैं। मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और बड़ौदा रियासत के राजाओं को 21 तोपों की सलामी लगती थी। उन्हीं में से एक सिंधिया जी थे। आगे चले बेटा। संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया थे। इन्हें मालवा की सूबेदारी मिली थी। बेटा किसको मिली थी? राणोजी सिंधिया को। इन्हें मालवा की सूबेदारी प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखें कि सिंधिया वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? राणोजी सिंधिया। इन्हें उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर, मालवा में, इन्हें बेटा मालवा में क्या मिला? उज्जैन मिला, सुजालपुर मिला और शाजापुर। ये तीनों प्लेस मालवा में आते हैं। और इन्हें ये पेशवा से प्राप्त हुए। बेटा किससे प्राप्त हुए? पेशवा। और पेशवा बेटा कौन था? बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव प्रथम ने इन्हें ये क्षेत्र दे दिए थे सूबेदारी के लिए। तो याद रखा कि बाजीराव प्रथम ने राणोजी सिंधिया को मालवा की सूबेदारी दे दी और इस क्षेत्र में उज्जैन, सुजालपुर और शाजापुर क्षेत्र शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राणोजी ने अपनी राजधानी बेटा कहां बनाई थी? उज्जैन में। तो याद रखें, सिंधिया वंश की
प्रारंभ में जो राजधानी है कहां पे थी बेटा? उज्जैन में थी, उज्जैन में थी। बोलो बेटा, क्लियर है? आगे आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न आता है सिंधिया वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? शासक कौन था? तो आंसर आएगा महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, याद रखना। राणोजी के बाद शासक कौन बना? महादजी बने। राणोजी के बाद सिंधिया रियासत का जो राजा था वो महादजी बने थे, महादजी सिंधिया। हाँ, इनका टाइमिंग है, महादजी सिंधिया राणोजी के बाद क्या बने थे? शासक बने थे। 1761 से 1794 तक का समय है इनका। 1761 से 1794 तक महादजी ने शासन किया, महादजी ने शासन किया था। वो याद रखना कि सिंधिया वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो आप आंसर लगाएंगे महादजी सिंधिया। बेटा क्लियर है? दो प्रश्न हुए कि सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया, पहला प्रश्न। अगर ऐसे आता है कि सिंधिया वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो उनका नाम था महादजी सिंधिया और 1761 से 94 तक ये शासक रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादजी ने लोकेंद्र सिंह जाट से, लोकेंद्र सिंह जाट से ग्वालियर छीन लिया था। तो याद रखें कि ग्वालियर किससे छीना गया? लोकेंद्र सिंह जाट से। लोकेंद्र सिंह जाट 1765 में, ओके, लोकेंद्र सिंह जाट से 1765 में छीन लिया। और ये कौन थे बेटा? गोहद, भिंड जिले में जगह पड़ती है गोहद, गोहद के राजा थे। कौन? लोकेंद्र सिंह जाट। तो याद रखें कि महादजी सिंधिया ने गोहद के राजा लोकेंद्र सिंह जाट से 1765 में ग्वालियर छीन लिया। तो ग्वालियर बेटा किससे छीना? लोकेंद्र सिंह जाट से छीन लिया था। किसने? महादजी ने। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। महादजी के समय में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। महादजी जब सिंधिया वंश के राजा थे तो इनके समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। याद रखें, महादजी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसका टाइमिंग है 1775 से 82। 1782 में। आंग्ल मतलब अंग्रेज, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था। पहला कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में। ओके, क्लियर है बेटा? इस युद्ध में महादजी ने भाग लिया। इस युद्ध में महादजी ने ग्वालियर को बचाने के लिए भाग लिया था। ग्वालियर को बचाने के लिए युद्ध में भाग लिया। तो याद रखें, भाग लिया था। महादजी ने इस युद्ध में भाग लिया। उद्देश्य क्या था बेटा? ग्वालियर को बचाना। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। युद्ध का समापन, एक प्रश्न आता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था? तो ध्यान रखें, सालवाई की संधि। ये प्रश्न इतिहास में भी आता है कि सालवाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी।
1782 में सालवाई की संधि हुई थी, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। और किसके बीच में हुई थी? एंडरसन एंडरसन और महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया और एंडरसन के बीच में। तो फिर सुनिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 तक। क्लियर है? इसमें महादजी ने भाग लिया। उद्देश्य क्या था? ग्वालियर को अंग्रेजों से बचाना। और इस युद्ध का जो समापन था 1782 में सालवाई की संधि से हुआ था। एक प्रश्न आता है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो आप बताएंगे सालवाई की संधि। कब हुई थी? 1782 में। और किसके बीच में हुई थी? एंडरसन और महादजी सिंधिया। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज और मराठाओं के बीच में, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। बेटा क्या हो गया? अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद यमुना नदी इस युद्ध के बाद यमुना नदी के पश्चिमी भाग या पश्चिमी क्षेत्र को सिंधिया को प्राप्त हो गया। ध्यान रखें, यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्र सिंधिया जी को प्राप्त हो गए या महादजी को प्राप्त हो गया। महादजी को प्राप्त हो गया। याद रखना बेटा। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने यमुना नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो सिंधिया जी को वापस कर दिया। ओके। और इस युद्ध के बाद महादजी ने पेशवा से अलग होकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। बड़ी महत्वपूर्ण संधि थी ये। इस युद्ध के बाद महादजी ने ध्यान रखना, कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध के बाद महादजी ने पेशवा से अलग होकर अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब बेटा प्रश्न क्लियर हुआ कि सिंधिया वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो नाम आएगा महादजी सिंधिया। अब क्लियर है? इन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा से सेपरेट हो गए और इन्होंने अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। बेटा क्लियर है? आगे चलते हैं। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है बेटा, बताते रहिए। लवकुश यादव गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा गुड इवनिंग तो हो गई है, समझ में आ रहा है बेटा। कहीं भी दिक्कत हो बताइए, स्पीड ज्यादा तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिंधिया जो महादजी थे बहुत पावरफुल हो गए। इसके बाद महादजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। बेटा क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके बाद महादजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसका बड़ा उद्देश्य था। इस समय जो मुगल बादशाह था, कौन था बेटा? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। बेटा कौन था? शाह आलम द्वितीय। महादजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अब्दुल कादिर
के संरक्षण से मुक्त करा लिया, संरक्षण से मुक्त करा लिया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? महादजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, जो अब्दुल कादर के कब्जे में था, संरक्षण में था, उनसे मुक्त करा लिया। इसलिए महादजी को जो है ये बहुत बड़ा कार्य था महादजी सिंधिया का, कि उन्होंने दिल्ली तक आक्रमण किए, दिल्ली तक आक्रमण किए। शाह आलम द्वितीय ने महादजी को अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया था। शाह आलम द्वितीय ने महादजी को अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया था। इतना बड़ा विजय अभियान किया था महादजी ने। तो याद रखें, सिंधिया वंश का सबसे जो महानतम शासक हुआ वो कौन है? महादजी सिंधिया। बेटा प्रश्न क्लियर है? सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया और पहला स्वतंत्र शासक महादजी सिंधिया, जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा, इसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किया और अंग्रेजों से सालवाई की संधि प्राप्त हुई, सालवाई की संधि की, और यमुना के पश्चिम का सभी भाग इसको मिल गया और इसने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और गुलाम कादिर से मुगल बादशाह शाह आलम को मुक्त करा लिया। ये इसकी उपलब्धियां थी। आगे चलते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा, इतना वीर शासक महादजी, इसका वंश चलाने के लिए बच्चा नहीं था, इसका बेटा नहीं था। हालांकि महादजी ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए 9 शादियां की थी, बट बैड लक, एक भी रानी के बेटा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया? दौलत राव को, लिखे महादजी ने दौलत राव सिंधिया को गोद लिया, दौलत राव सिंधिया को गोद लिया, जो इन्हीं के एक मराठा सरदार के बेटे थे, इन्हीं के एक मराठा सरदार के बेटे थे दौलत राव। ओके, और जब महादजी की डेथ हुई तो 1794 में ये राजा बने। क्या बने बेटा? राजा बने। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए। कौन? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया मात्र 15 साल की उम्र में 1794 में राजा बन गए और ये 1827 तक राजा रहेंगे। क्लियर है बेटा? कब से कब तक? 1794 से 1827 तक दौलत राव सिंधिया। पहले राणोजी, फिर महादजी सिंधिया। महादजी कोई बेटा नहीं था तो इन्होंने अपने एक साथी मराठा सरदार के बेटे को गोद लिया, नाम था दौलत राव सिंधिया। और जो महादजी के बाद 1794 में जो क्या बने? राजा बन गए। और कब तक रहेंगे? 1827 को। बेटा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन दौलत राव ने अपनी राजधानी को उज्जैन से कहां लेके आए? ग्वालियर। तो ध्यान रखें, इन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। कब? 1810 में दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। दौलत राव सिंधिया ने 1810 में ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। बेटा क्लियर है? और आपको पता होगा ग्वालियर में पाड़े के पास जो दौलतगंज है, ग्वालियर में पाड़े के पास जो दौलतगंज है वो इन्हीं के नाम पे स्थापित है, दौलत राव सिंधिया के नाम पर। ओके, आगे चलने बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1817 में दौलत राव
दौलतराव सिंधिया और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच में ग्वालियर की संधि हुई। ध्यान रखना, ग्वालियर की संधि हुई, ग्वालियर की संधि हुई। 1817 में दौलतराव सिंधिया और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच ग्वालियर की संधि हुई। बोलो बेटा, 1817 में। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? वेरी गुड बेटा। इसका उद्देश्य था पिंडारियों का दमन करना। थोड़ा सा हम बैक में लेके चलते हैं आपको इतिहास में, तभी समझ में आएगा ये था क्या माजरा। बेटा हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं। इस समय भारत में एक लड़ाकू जातियां थी, पिंडारी कहते थे। बेटा क्या बोलते थे इनको? पिंडारी। आपने एक मूवी देखी होगी वीर, सलमान खान की। सलमान खान पिंडारी बने थे, बट उसमें पता नहीं क्या दिखाया गया। जो रियलिटी थी, पिंडारी एक समूह के रूप में रहते थे और किसी भी राजा के यहाँ नौकरी नहीं करते थे, जंगलों में रहते थे और लाखों की संख्या में रहते थे। और पिंडारी मराठों का सपोर्ट करते थे, मराठों का सहयोग करते थे। जब भी मराठा कहीं आक्रमण करने जाते थे तो वो पिंडारियों को इनवाइट कर लेते थे और पिंडारी मराठाओं के साथ में वहां आक्रमण करते थे। बस शर्त होती थी कि जो पिंडारी लूटेंगे वो पिंडारियों का होगा। इसलिए मराठा सेना अजय हो गई थी, बहुत शक्तिशाली हो गई थी। इसमें मराठा को फायदा था, पिंडारियों को भी फायदा था। मराठों को यह फायदा था कि परमानेंट आर्मी नहीं रखनी पड़ती थी, एक स्थायी सेना नहीं रखनी पड़ती थी। जब भी जरूरत पड़ती थी वो पिंडारियों को बुला लेते थे। इसलिए जब लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने इस पर अध्ययन किया कि आखिर मराठा शासन का पावर का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है। उसने पाया कि पिंडारी हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठाओं को समाप्त करना चाहता था, इसलिए उसने प्लान किया कि मराठाओं को समाप्त करना है तो पहले पिंडारियों को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दौलतराव सिंधिया से 1817 में एक संधि की, नाम था ग्वालियर की संधि। इसका उद्देश्य था कि सिंधिया पिंडारियों का दमन करने में अंग्रेजों का साथ देंगे। बेटा क्लियर है प्रश्न? अब समझ में आया कि अंग्रेजों का साथ देंगे। ये डिसाइड हुआ था इस संधि में। नाम क्या था? ग्वालियर की संधि। बेटा क्लियर है? अंग्रेजों का प्लान था कि मराठों को नष्ट करने से पहले उनका जो शक्ति का स्रोत है पिंडारी, इनको खत्म करना है। तो इनको खत्म करने के लिए उन्होंने दौलतराव सिंधिया का सहयोग लिया। इसके लिए 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दौलतराव सिंधिया से संधि की। इसे बोलते हैं ग्वालियर की संधि। क्लियर बेटा? चलिए, और जब पिंडारियों को नष्ट कर दिया, जब पिंडारियों को अंग्रेजों ने फिनिश कर दिया, इनके चीतू, बासिल मोहम्मद, करीम, बहुत बड़े नेता थे इनके, सबको फिनिश कर दिया। और इसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध होगा। बेटा क्या होगा? आंग्ल मराठा युद्ध। यानी कि अब मराठों को समाप्त करने के लिए अंग्रेज लड़ाई करेंगे। इसको बोलते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या बोलते हैं? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और टाइमिंग है 1818। तो याद रखें कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। बड़ा भयंकर युद्ध है।
इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई, मराठा हार गए। और तृतीय आंग्ल मराठा तो लड़ा कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखें, इतिहास में एक प्रश्न आता है कि किस गवर्नर ने मराठा राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, तो नाम आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। और टाइमिंग क्या होगी? 1818। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठाओं के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें मराठे हार गए और मराठा राज्य को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। तो याद रखें, किस युद्ध में मराठा भारत में अंग्रेजों ने जो सत्ता प्राप्त की, मराठों से प्राप्त की है। हालांकि बादशाह तो मुगल ही है, लेकिन पर्दे से पीछे जो शक्ति का स्रोत था वो मराठाओं के पास था। इसलिए याद रखें कि भारत में अंग्रेजों ने जो शासन प्राप्त किया, सत्ता छीनी, वो मराठों से छीनी है, ना कि मुगलों से। हाँ, मुगल नाम मात्र के बादशाह हुआ करते थे, बादशाह मुगल ही थे, पर सत्ता किससे छीनी थी? हाँ, मराठाओं से। आगे चले, मराठा राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, 1818 में। बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं बेटा आपके? बताते रहिए, जिससे मालूम चले कि आपको कुछ गेन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे दौलत राव सिंधिया, 1827 तक। कौन था बेटा? दौलत राव सिंधिया थे। अब वही स्थिति फिर बनी। दौलत राव सिंधिया 1827 तक सिंधिया वंश के राजा रहे, और उन्होंने क्या क्या किया वो आपने पढ़ा। अब इनका अंतिम समय है दौलत राव का, और टाइमिंग है ये। अब बेटा देखिए, महादी सिंधिया का भी बेटा नहीं था, उन्होंने गोद लिया। किसको? दौलत राव को। बेटा दौलत राव के भी कोई बेटा नहीं था, इनके भी कोई बेटा नहीं था, तो बेटा इन्होंने भी गोद लिया। इन्होंने भी जनकोजी राव सिंधिया, इन्होंने भी जनकोजी राव सिंधिया को गोद लिया। कितना बड़ा सिंधिया एम्पायर, जिसमें राणोजी के बाद 4 पीढ़ियों तक बारिश ही नहीं हुआ, तो इनको गोद लेके अपना वंश आगे बढ़ाना पड़ा। गोद लेके अपना वंश आगे बढ़ाना पड़ा। तो जनकोजी राव सिंधिया को गोद लिया गया, और जनकोजी राव 1827 से 1843 तक सिंधिया वंश के राजा रहे। बेटा क्लियर है? आज आपको हम सिंधिया वंश के बारे में बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। आप देखिए और अपने साथियों को भी बताइए कि आपने सिंधिया वंश के बारे में। हाँ बेटा, दौलत राव ने जनकोजी राव को गोद ले लिया, और जनकोजी राव 1827 से 1843 तक सिंधिया वंश के राजा रहे। बेटा क्लियर है? कब तक रहे बेटा? 1843 तक। क्लियर? चलिए, लेकिन इनके समय इनकी मां थी बेजाबाई। जनकोजी के समय सत्ता पर इनकी मां बेजाबाई का अधिकार रहा। सत्ता का केंद्र कौन था? बेजाबाई। तो ध्यान रखें कि जनकोजी राव सिंधिया शासक तो बन गए, लेकिन इनके समय सिंधिया राजवंश की जो बागडोर थी, जो सत्ता थी,
वो इनकी मां बैजाबाई के हाथ में रही। और बैजाबाई दौलत राव की बेटा कौन है? पत्नी। क्लियर? दौलत राव सिंधिया की पत्नी कौन? बैजाबाई। और जनकोजी राव की मां कौन? बैजाबाई। बेटा क्लियर है ना? तो इनके समय सत्ता पर किसका अधिकार रहा? बैजाबाई का। क्लियर? या तो कोई दिक्कत? चलिए, आपको पता होगा इन्हीं बैजाबाई के नाम पर ग्वालियर में बैजा ताल बना हुआ है। तो ध्यान रखें, इन्हीं बैजाबाई के याद में ग्वालियर में बैजा ताल बना हुआ है। जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच है। याद रखें, भारत का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच कहाँ है? ग्वालियर में। नाम क्या है? बैजाताल। ग्वालियर में मोती महल के सामने बैजाताल बना हुआ है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच है। इसका निर्माण 1860 में जियाजीराव सिंधिया ने करवाया था। याद रखें, इस बैजाताल का निर्माण 1860 में जियाजी राव सिंधिया ने करवाया था। तो याद रखना बेटा कि भारत की एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच कौन सा है? तो आप बताएंगे बैजाताल किसके नाम पर है? दौलत राव की धर्मपत्नी और जनकोजी राव की मां बैजाबाई के नाम पर है। कहां पर है? ग्वालियर में है। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ रंगमंच है और इसका जो निर्माण है 1860 में जियाजी राव सिंधिया ने करवाया था। ये अभी इनके बाद आएंगे जियाजी राव, वो करवाएंगे। बेटा क्लियर है यहां तक? तो जनकोजी राव के समय में यहां तक कोई दिक्कत बेटा? जनकोजी राव हो गए। जनकोजी राव यहां तक आते हैं। अब देखिए आगे, जनकोजी राव के भी कोई बेटा नहीं था। इतना बड़ा एम्पायर सिंधिया वंश, इनमें वंशज ही नहीं हुए थे, तो फिर एक बेटा गोद लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनकोजी के भी कोई बेटा नहीं है। इस समय आपको पता होगा, ये वो पीरियड है भारत का जब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि जिस राजा के बेटा नहीं होगा उनका राज्य ब्रिटिश एम्पायर में शामिल हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन इसी समय एक सिंधिया सरदार थे अंग्रेजी, और उन्होंने एक बेटे को गोद लिवा दिया चुपके से। तो चलिए, जनकोजी राव के कोई बेटा नहीं था। इन्होंने भागीरथ राव को बेटा क्या किया? भागीरथ राव को गोद लिया। सरदार आंग्रे के सहयोग से। बेटा सरदार आंग्रे का बड़ा सहयोग था इसमें। सरदार आंग्रे के सहयोग से ये सरदार संभाजी राव आंग्रे हैं। बेटा क्या नाम है इनका? सरदार संभाजी राव। इनका पूरा नाम था सरदार संभाजी राव आंग्रे। ये चाहते थे कि सिंधिया राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में लैप्स न हो, इसलिए एक सरदार के बेटे को गोद दिलवा दिया। इसका नाम था भागीरथ राव। भागीरथ राव को सरदार संभाजी आंग्रे ने संभाजी राव आंग्रे ने गोद दिलवा दिया। बेटा क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यही जो भागीरथ राव हैं 1843 में जियाजी राव
सिंधिया के नाम से राजा बने। बेटा क्लियर है? जीवाजी राव, जीवाजी नहीं, जियाजी राव, जियाजी राव सिंधिया के नाम से राजा बने, सिंधिया वंश के। बेटा क्लियर है? जो एक प्रश्न कि जियाजी राव सिंधिया का रियल नेम क्या था, तो भागीरथ राव था। जनकोजी राव सिंधिया ने सरदार संभाजी राव आंग्रे की सहायता से भागीरथ को गोद लिया और यही भागीरथ जनकोजी के बाद 1843 में सिंधिया वंश के राजा बने, बट किस नाम से? जियाजी राव सिंधिया के नाम से। बेटा समझ में आ रहा है तो लाइक भी लगाते जाएं, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी लगाएं। बेटा इतिहास पढ़ें, किसी वंश के बारे में क्रिटिसाइज ना करें, अपन इतिहास पढ़ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति या राजा अपने समय पर बेहतर करने का प्रयास करता है, तो उन्होंने जो उस समय सोचा उन्होंने किया। पास्ट में हुई किसी गलती के लिए आज अपन हर्जाना नहीं मांग सकते, ठीक है ना? पास्ट में किसी से अगर वो गलती हुई है तो आज हम उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हर आदमी अपना बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता है ना? हाँ बेटा, तो जनकोजी राव ने भागीरथ राव को गोद लिया और भागीरथ राव जियाजी राव के नाम से 1843 में क्या बने बेटा? राजा बने। और 1843 से 1886 तक, यहां लिखता हूं मैं जियाजी राव को, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, जियाजी राव सिंधिया 1843 से 1886 तक ये राजा रहेंगे सिंधिया वंश के। बेटा बताते जाएं, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है बेटा? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? सिंधिया वंश क्लियर हो रहा है? इतना डिटेल में सिंधिया आपने नहीं पढ़ा होगा, समझ में आ रहा है? बस ये बता दीजिए। राहुल सिंह कह रहे हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, वेरी गुड बेटा। आप जब ये कहते हैं तो हमें लगता है कि हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है। भाई हम प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो ये हमारे प्रयास की सार्थकता है ना? जल्दी से आप दरोगा बन जाएं, 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर लग जाएं, आपका बाजार मूल्य बढ़ जाए, बस यही प्रार्थना है, यही हमारा प्रयास है। हाँ 20-25 लाख तो हो ही जाएगा, वेरी गुड। चलिए सब लोग बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप ये बोलते हैं तो पढ़ाने का और जोश पैदा हो जाता है। बस लाइक और लगाते रहिए, आपके लाइक कम आते हैं, लोग देख बहुत रहे हैं बट लाइक नहीं करते। भैया देख रहे हो तो उसको लाइक भी करो, है ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जियाजी राव सिंधिया 1843 से 1886 तक राजा बने। अब देखिए, जो परंपरा महादजी के समय शुरू हुई, महादजी के बेटा कोई बेटा नहीं था, और जियाजी राव तक, बस यहां तक चलेगा। यहां तक सभी लोगों ने बच्चे गोद लिए। अब जियाजी राव के बाद सब एक के बाद एक बच्चे होंगे। अब वंश चलेगा जो आगे बढ़ेगा, इन्हीं का रियल वंश चलेगा। जियाजी राव के माधव राव सिंधिया होंगे प्रथम वाले, माधव राव के जीवाजी राव सिंधिया होंगे, जीवाजी राव के माधव राव सिंधिया द्वितीय होंगे, माधव राव सिंधिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और ज्योता सिंधिया के महा आर्यमान सिंधिया हैं जो वर्तमान पीढ़ी है। अब इनके बेटे होंगे। यहां तक गोद लेना पड़ा, महादजी को भी गोद लेना पड़ा, दौलत राव को गोद लेना पड़ा, जनकोजी राव को गोद लेना पड़ा, भागीरथ को, और जो क्या बने? जियाजी राव सिंधिया। अब इनका बेटा होगा जो गोद नहीं लिया गया था, इन्हीं के हुआ था। तो ये 4-5 पीढ़ियां सिंधिया वंश की गोद लिए हुए बच्चों से आगे बढ़ी। इनका वंश जो है
आप देखिए कितना बड़ा एम्पायर, और बच्चे गोद लेने पड़े। चलिए, जियाजी राव सिंधिया। अब देखिए इनके समय में क्या क्या घटना हुई हैं जो हमें पढ़नी है। पहली बात तो यही आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो सिंधिया वंश का शासक कौन था? एक तो प्रश्न यही आता है। तो देखिए 1857 कब पड़ेगा, इसके बीच में पड़ जाएगा, है ना। तो याद रखें 1857 की जब क्रांति हुई तो सिंधिया वंश का शासक जियाजी राव सिंधिया थे। क्लियर। जब लक्ष्मीबाई ने कालपी जीत लिया और कालपी विजय की खबर ग्वालियर पहुंची तो 14 जून 1857 को ग्वालियर में भी 57 की क्रांति आरंभ हो गई। 57वीं क्रांति क्या हुई? आरंभ हो गई। ध्यान रखें कि ग्वालियर में 57वीं क्रांति कब शुरू हुई, तो डेट है 14 जून। यहां के सैनिकों ने क्रांति शुरू कर दी। और जियाजी राव सिंधिया कहां चले गए थे? आगरा चले गए। ओके, ये प्लान था लक्ष्मीबाई का कि ग्वालियर में सिंधिया से हमें सहायता मिल सकती है, बट नहीं मिली। लेकिन कालपी, बेटा यहां तक ठीक है, लेकिन सहायता नहीं मिली। लेकिन जीवाजी राव सिंधिया के खजांची बोले तो वित्त मंत्री नाम था अमर चंद्र बाठिया। ये नाम याद रखना। अमरचंद बाठिया सिंधिया जी के वित्त मंत्री थे। इन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, और बहुत सारा खजाना लक्ष्मीबाई को दे दिया जब लक्ष्मीबाई ग्वालियर में आ गई थी। लेकिन सिंधिया आगरा चले गए थे, सिंधिया ने साथ नहीं दिया। ओके, सिंधिया ने साथ नहीं दिया। सिंधिया कहां चले गए? आगरा। लेकिन सिंधिया के जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था अमरचंद बाठिया। इन्होंने पूरा खजाना लक्ष्मीबाई को दे दिया था। इसलिए जब लक्ष्मीबाई ग्वालियर में शहीद हो गईं और सिंधिया वापस लौटे तो अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया को महाराज बाड़ा पड़ता है, महाराज बाड़ा, ग्वालियर में महाराज बाड़ा है, और यहीं पर है सराफा बाजार। यहां पर महाराज बाड़े के पास सराफा बाजार में मृगनयनी एम्पोरियम है, उसके सामने अमरचंद बाठिया को फांसी दे दी गई। बेटा क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई थी। याद रखें, अमरचंद बाठिया को ग्वालियर में सराफा बाजार में फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। जी, अमरचंद बाठिया को फांसी दे दी गई ग्वालियर में। कारण क्या था? कि इन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। और लक्ष्मीबाई भी ग्वालियर में 18 जून को शहीद हो गई थी। ओके, इसलिए मध्य प्रदेश में एक प्रश्न आता है कि वीरांगना दिवस कब मनाते हैं? वीरांगना दिवस कब मनाते हैं? तो 18 जून को मनाया जाता है। वीरांगना दिवस लक्ष्मीबाई की जिस दिन शहादत हुई, लक्ष्मीबाई की जिस दिन शहादत हुई, बेटा क्लियर है बेटा? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है?
तो भैया क्या मनाते हैं, वीरांगना दिवस मनाते हैं। और 57 की क्रांति के समय सिंधिया वंश का शासक कौन था, तो जियाजी राव सिंधिया थे। चले आगे, चलिए जियाजी राव ने, इसको साफ कर दें, चलिए जियाजी राव ने, तो याद रखना बेटा 57 की क्रांति के समय राजा कौन था, जियाजी राव। चलिए लेकिन जियाजी राव ने ग्वालियर में, जियाजी राव ने ग्वालियर में जय विलास पैलेस बनवाया था। ध्यान रखें, जय विलास पैलेस का निर्माण ग्वालियर में किसने करवाया था, तो जियाजी राव सिंधिया ने करवाया था। इसमें इटली कल्चर है, इटली का आर्ट है। ओके, इसमें इटली का आर्ट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। जियाजी राव के समय जो है 57 क्रांति हुई, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और आगरा चले गए, क्लियर। और इन्होंने ग्वालियर में जयविलास पैलेस का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं, जियाजी राव के बाद माधव राव प्रथम। जियाजी राव के बाद बेटा कौन, माधव राव प्रथम शासक बने। बेटा जियाजी राव मात्र 8 साल की उम्र में राजा बन गए थे, मात्र 8 वर्ष की उम्र में। चलिए, हाँ जियाजी राव। माधव राव फर्स्ट, माधव राव प्रथम शासक बने, जो इनके ही बेटे थे। गोद नहीं लिया इनको, गोद लेने की परंपरा यहां समाप्त हो गई। माधव राव 1886 में राजा बने और 1925 तक सिंधिया वंश के राजा रहेंगे। 1800 बेटा कब से, 86 से 1925 तक राजा रहे सिंधिया वंश के। क्या नाम था बेटा, हाँ, तो बेटा जियाजी राव ने जयविलास पैलेस बनवाया था और तैरता हुआ रंगमंच, क्या नाम था, बैजाताल, इन्होंने बनवाया था जियाजी राव ने। अब कौन बन गया बेटा, माधव राव प्रथम। कब से कब तक, 1806 से 1925 तक। आगे चलते हैं बेटा, जो माधव राव प्रथम है, इन्होंने शिवपुरी में, इन्होंने शिवपुरी में जॉर्ज केसल, ध्यान रखना, जॉर्ज केसल का महल बनवाया था। बेटा ये प्रश्न आता है कई बार कि जॉर्ज केसल का महल कौन ने बनवाया था, तो माधव राव प्रथम ने बनवाया था। माधव राव प्रथम ने बनवाया था। और किसके सम्मान में बनवाया था, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश राजा थे। जॉर्ज पंचम, आपको पता होगा 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए थे। कब आए थे, 1911 में। बड़ा महत्वपूर्ण समय था ये। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, एक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, बिहार को अलग किया गया बंगाल से। 2 काम हुए इसी समय। और 1911 में इनके सम्मान में ही पहली बार कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन गाया गया था, जो सविता देवी ने गाया था। और जनगण मन भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था, वो इन्हीं के सम्मान में गाया गया था। याद रखें 1911। और जनगण मन कौन ने लिखा था, सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का। तो नोबेल जीतने वाला पहला भारतीय सर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और ये जो जनगण मन इन्होंने लिखा था। और जॉर्ज पंचम उस समय नोबेल फाउंडेशन कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इनको जस्ट 2 साल बाद
साहित्य का नोबेल दे दिया गया था। तो याद रखें कि जॉर्ज केसल का महल कहाँ है? शिवपुरी में है। किसने बनवाया? माधवराव प्रथम ने। ओके। और किसकी याद में? जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटिश सम्राट थे। बेटा ब्रिटिश सम्राट थे जो 1911 में भारत आए थे। बेटा क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। हाँ भैया, चलते हैं। ये थे कौन? माधवराव। आगे बढ़ते हैं। अब माधवराव के बाद आएंगे जीवाजीराव सिंधिया। चलिए, जीवाजीराव सिंधिया, जिनके याद में ग्वालियर में यूनिवर्सिटी बनी हुई है। जीवाजीराव सिंधिया, इनका टाइमिंग है 1925 से 1948 तक। जीवाजीराव सिंधिया 1925 से 1948 तक का समय इनके खाते में है। ओके। याद रखें, ये ग्वालियर के अंतिम महाराज हैं। अंतिम महाराज कौन था? जीवाजीराव सिंधिया। अंतिम महाराज कौन था बेटा? जीवाजीराव सिंधिया थे। बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? अंतिम महाराज कौन? जीवाजीराव सिंधिया। मात्र 9 साल की उम्र में, मात्र 9 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे। 9 वर्ष की एज थी इनकी। चलिए, इनका विवाह किससे हुआ था? राजमाता विजया राजे सिंधिया, विजया राजे सिंधिया से हुआ था। ये राजपूत थी, सागर से। कहां की थी? सागर की राजपूत राजकुमारी थी। ध्यान रखें, राजमाता विजया राजे सिंधिया, इनका बर्थ प्लेस सागर है और राजपूत वंश में पैदा हुई थी। इनकी जीवाजी राव से लव मैरिज हुआ था। इनका जीवाजी राव से प्रेम विवाह हुआ था। जीवाजी राव सिंधिया से इन्होंने लव मैरिज किया था। विवाह बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रेम विवाह भी होता है ना, इसे गंधर्व विवाह भी कहते थे। यही किया था किसने बेटा? जीवाजी राव ने। और कहां पे पैदा हुई थी ये? सागर में, राजपूत वंश की थी। तो याद रखें, जीवाजी राव अंतिम महाराज हैं और विजयराजे सिंधिया कौन है? अंतिम महारानी। अंतिम महारानी होंगी। क्यों होंगी? देखिए, 1948 में जब भारत 47 में जब भारत आजाद हो गया था, तो 1948 में ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत प्रांत में हो गया था। बेटा कायम हो गया था, विलय हो गया था मध्य भारत प्रांत में, जो पार्ट बी की रियासत थी, है ना बेटा। इसलिए जो है अंतिम महाराज कहते हैं इनको। क्या कहते हैं बेटा? अंतिम महाराज कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि महारानी विजयराजे सिंधिया की आत्मकथा एक रानी ऐसी भी इनकी आत्मकथा है। तो ध्यान रखें, आत्मकथा है जो मृदुला सिन्हा ने लिखी है। बेटा कौन ने लिखी है? मृदुला सिन्हा। मृदुला सिन्हा ने विजयराजे सिंधिया की जीवनी लिखी है, एक रानी ऐसी भी। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1948 को ग्वालियर रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। भारत संघ में शामिल कर दिया गया।
अप्रैल 1948 में ग्वालियर रियासत को भारत संघ में शामिल कर दिया गया। ओके। और नेहरू जी ने जीवाजी राव को राज्य प्रमुख बनाया। किसका बेटा? मध्य भारत का। मध्य भारत का राज्य प्रमुख बना दिया था आजीवन, जो 56 तक रहेंगे। 1948 से 56 तक ये राज्य प्रमुख रहेंगे। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को ग्वालियर का मध्य प्रदेश में विलय हो जाएगा। और 48 से 56 तक जीवाजीराव सिंधिया क्या रहेंगे बेटा? राज्य प्रमुख रहेंगे मध्य भारत संघ के। और उप राज्य प्रमुख रहेंगे होलकर। ये राज्य प्रमुख हैं, वो उप राज्य प्रमुख हैं। क्लियर बेटा? 2 प्रश्न और सुन लीजिए कि डफरिन सराय कहां पर है। डफरिन सराय बेटा ये ग्वालियर में ही है। डफरिन सराय ये ग्वालियर में है बेटा। कहां पर है? ग्वालियर में। डफरिन सराय कहां है बेटा? ग्वालियर में। यहां डफरिन ने 800 लोगों को फांसी दी थी। 800 लोगों को फांसी दिया था डफरिन सराय में, इसलिए फेमस है। और एक प्रश्न और कि सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी तो शिवपुरी थी। कहां पे थी? शिवपुरी। और शिवपुरी को पर्यटन नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यटन नगरी। पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी है, लेकिन पर्यटन नगरी शिवपुरी है। पर्यटन नगरी शिवपुरी और पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी। और एक प्रश्न और, महारानी सांख्य राजे सिंधिया। महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि कहां है? तो बेटा ये भी शिवपुरी में है। कहां है बेटा? शिवपुरी में है। महारानी सांख्य राजे सिंधिया की जो समाधि है वो शिवपुरी में है। बोलो बेटा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? वेरी गुड। तो ये जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के अंतिम महाराज थे। जीवाजी राव सिंधिया के बाद माधवराव सिंधिया शासक बने, जो स्वतंत्र हो चुका था भारत। और उनके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, युवा नेता हैं, अब तो बीजेपी में आ गए हैं, है ना। और उनका बेटा महारेमान सिंधिया है। तो ये था सिंधिया वंश का इतिहास। सिंधिया वंश का इतिहास जो शुरू हुआ 1726 में और अपन पढ़ते आ गए 2021 तक की बात करें तो यहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, इतने सालों का इतिहास है ना जो आपने आज पढ़ा। 300-400 वर्षों का जो इतिहास सिंधिया वंश का है वो शुरू हुआ राणोजी से और समाप्त हो गया जीवाजीराव सिंधिया से। क्लियर बेटा? तो आज ये क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। आशा है कि सिंधिया वंश आपको समझ में आया होगा और जाते जाते लाइक जरूर करके जाएं अगर समझ में आया है तो, है ना। चलिए कल फिर बात होगी। कल हम पढ़ेंगे भोपाल राजवंश के बारे में, भोपाल रियासत के बारे में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम आपसे सिंधिया वंश के बारे में कल फिर पूछेंगे और फिर भोपाल राजवंश पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। गुड नाइट, अपना ख्याल रखें। चलिए, धन्यवाद।